Hello everyone and welcome back to my channel. This is in continuation to chapter 2 and chapter 2 का ये part 2 है. Part 1 I have already uploaded. So what is initial public offering? तो जब भी securities को first time offer किया जाता है to the public in the primary market, उसी को हम बोलते हैं IPO. राइट तो अनलिस्टेड कंपनी होती है क्योंकि उसने कभी भी पहले स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अपनी सिक्योरिटीज बाय और सेल नहीं की होती है. तो वो क्या करती है, फर्स्ट टाइम अपनी सिक्योरिटीज जो है ट्रेड करती है, राइट, टू द पब्लिक. उसी को हम बोलते हैं आईपीओ. नाउ हु डिसाइड्स द प्राइस ऑफ द शेयर? तो नॉर्मली देखा जाता है कि जो इशुअर होता है, इशुअर कौन, इशुअर मतलब कि कोई भी कंपनी जो अपनी सिक्योरिटीज इशू कर रही है, issuer in consultation with the merchant banker decides the price of the share. राइट, सेबी का कोई रोल नहीं होता है प्राइस डिसाइड करने में. तो कंपनी और मर्चेंट बैंकर्स जो हैं वो पूरा डिस्क्लोज करते हैं कि किस तरह वो इशू प्राइस डिसाइड करते हैं. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ इशू. इशू प्राइस दो तरह के होते हैं बेटा, जहाँ पे फर्स्ट है ये वाला, जहाँ पे कंपनी और मर्चेंट बैंक्स जो हैं वो फिक्स करते हैं इशू प्राइस एंड दैट इज कॉल्ड एज अ फिक्स्ड प्राइस. तो कंपनी और मर्चेंट बैंकर्स जो है, कंपनी एंड जो मर्चेंट बैंकर्स हैं, दे फिक्स द प्राइस और वही प्राइस पे सिक्योरिटीज इशू की जाती है, उसी को हम बोलते हैं फिक्स प्राइस. सेकेंड मेथड है ये वाला, फ्लोर प्राइस और प्राइस बैंड. तो कंपनी और जो लीड मैनेजर जो होते हैं मर्चेंट बैंकर, वो एक फ्लोर प्राइस बता देते हैं या प्राइस बैंड बता देते हैं. ठीक है, फ्लोर प्राइस वो प्राइस होता है, इट इज अ मिनिमम प्राइस बिलो विच द सिक्योरिटीज विल नॉट बी ऑफर टू द पब्लिक. या प्राइस बैंड जैसे मैं बता देती हूँ आपको, जैसे ये एक बैंड का मतलब होता है रेंज. ठीक है, तो ये एक बैंड, कंपनी और मर्चेंट बैंकर्स ये एक रेंज दे देते हैं पब्लिक को, जिसमें 100 को हम बोलते हैं फ्लोर प्राइस यानी मिनिमम प्राइस, कि इस प्राइस से बिलो, फ्लोर प्राइस एक बार लेट मी राइट, इट इज फ्लोर प्राइस या मिनिमम प्राइस. इस प्राइस के बिलो जो कंपनी है अपनी सिक्योरिटीज ऑफर नहीं करेगी. एंड 120 को हम बोलते हैं कैप कैप प्राइस, ये मैक्सिमम प्राइस है. ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, मर्चेंट बैंकर के साथ कंसल्ट करके ये बैंड, प्राइस बैंड बता देती है या फ्लोर प्राइस मेंशन कर देती है कि 100 से बिलो ऑफर नहीं करेगी, और लोगों को उसके बाद डिसाइड करने के लिए टाइम देती है कि दे कैन बिड. लोग क्या करते हैं, वो बिड करते हैं, राइट. कि कई लोग बोलते हैं कि वी आर गोइंग टू बाय एट 110, कोई 120 कोट करता है, कोई 130 कोट करता है. तो ऐसे बिड मतलब कि बोली लगाई जाती है. तो कंपनीज के पास फिर उसके बाद जब सारे बिडिंग प्राइसेस आ जाते हैं, कंपनी डिसाइड करती है कि किस प्राइस पे वो एक्चुअली में अपने शेयर्स को ऑफर करेगी. तो इसी प्रोसेस को, प्राइस डिस्कवरी प्रोसेस को बोला जाता है बुक बिल्डिंग प्रोसेस. राइट, जितने भी इश्यूज आजकल होते हैं वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू ही इशू प्राइस डिसाइड किया जाता है. राइट, सो अगेन आई एम जस्ट फॉर योर recap, I'm telling again कि कंपनी क्या करती है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस में एक प्राइस बैंड बता देती है. जैसे वो है 100 से 120. 100 को फ्लोर प्राइस या मिनिमम प्राइस बोला जाता है, 120 को कैप प्राइस बोला जाता है. 100 से बिलो कंपनी अपने शेयर्स किसी भी इन्वेस्टर्स को नहीं इशू करेगी, मिनिमम प्राइस है ये. ठीक है, तो अब कंपनी ने प्राइस बैंड लोगों को बता दिया है, तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो बोली लगाते हैं, अपने अपने प्राइस कोट कर देते हैं. कंपनी के पास जब बिडिंग प्राइसेस आ जाते हैं, कंपनी फिर डिसाइड करती है डिमांड के बेसिस पे कि किस प्राइस पे सबसे ज्यादा डिमांड है, फिर वो प्राइस कंपनी बाद में फिक्स कर देती है एज अ इशू प्राइस. उसी को बिग बुक बिल्डिंग प्रोसेस बोला जाता है. नाउ व्हाट डज प्राइस डिस्कवरी थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस मीन? तो ये प्राइस डिस्कवरी क्यों बोला जाता है इसको, बुक बिल्डिंग प्रोसेस को? इसका मतलब है ये वो मेथड है जहाँ पे एक प्राइस बैंड, ठीक है, वो लोगों को बता दिया जाता है, बिड्स कलेक्ट होती है इन्वेस्टर से. तो वो बिड्स जो है इट इज ईदर इक्वल टू, बिड्स क्या है, इट इज ईदर, यहाँ पे देखो मैंने बोला ना बिड्स है, बिड्स 100 भी हो सकती है क्योंकि
100 इज द मिनिमम प्राइस। तो बिड्स जो है इट इज ईदर इक्वल टू द फ्लोर प्राइस या इससे अबव। ये जो 110 था, 120, 130, इट इज अबव द फ्लोर प्राइस एंड इट कैन बी इक्वल टू फ्लोर प्राइस ऑल्सो। तो जो ऑफर प्राइस होता है, एक्चुअल प्राइस, वो जब भी बिड क्लोज हो जाती है उसके बाद डिसाइड करती है कंपनी कि किस बिड प्राइस पे सबसे ज्यादा डिमांड है, और वो फिर प्राइस जो है उस प्राइस पे अपनी सिक्योरिटीज ऑफर करती है लोगों को। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्राइस डिस्कवरी थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस। नाउ व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑफर ऑफ शेयर्स थ्रू बुक बिल्डिंग एंड ऑफर ऑफ शेयर्स थ्रू नॉर्मल पब्लिक इशू? पब्लिक इशू, जब भी पब्लिक शेयर्स ऑफर किए जाते हैं थ्रू पब्लिक इशू, तो उस केस में जिस प्राइस पे शेयर्स या सिक्योरिटीज इन्वेस्टर्स को इशू की जाती है वो प्राइस ऑलरेडी इन्वेस्टर को पहले से एडवांस में पता होता है। तो इसमें प्राइस जो है ऑलरेडी पता होता है। लेकिन बुक बिल्डिंग में जो है वो प्राइस, किस प्राइस पे शेयर्स इन्वेस्टर्स को इश्यू होंगे, इट इज नॉट नोन। प्राइस इज नॉट नोन। उनको एक बैंड दे दिया जाता है। एक्चुअल प्राइस क्या होगा वो बिडिंग जब भी क्लोज हो जाती है उसके बाद ही इन्वेस्टर को पता लगता है कि किस प्राइस में सिक्योरिटीज ऑफर की जाएगी। ठीक है, क्योंकि बुक बिल्डिंग में तो आपको पता ही है क्या प्रोसेस है कि इन्वेस्टर्स बिड करते हैं, बोली लगाते हैं, है ना, किस प्राइस पे, जो विच इज इक्वल टू फ्लोर प्राइस या अबव द फ्लोर प्राइस। और बिडिंग के बाद ही, जब बिडिंग बंद हो जाती है क्लोजिंग डेट के बाद ही पता लगता है किस प्राइस पे इन्वेस्टर्स को शेयर्स एक्चुअली में इश्यू होंगे। व्हाट इज कट ऑफ प्राइस? कट ऑफ प्राइस वो प्राइस है जिसमें एक्चुअली में क्लोजिंग डेट के बाद जो है सिक्योरिटीज या शेयर्स पब्लिक को इशू किए जाते हैं। तो ये डेफिनेशन आप पेपर में लिख सकते हैं। तो एक्चुअल डिस्कवर्ड इशू प्राइस कैन बी एनी प्राइस इन द प्राइस बैंड और एनी प्राइस अबव द फ्लोर प्राइस। इशू प्राइस इज कॉल्ड द कट ऑफ प्राइस। मतलब जो एक्चुअल, सिंपल वर्ड्स में आपको ये समझना है, कट ऑफ प्राइस क्या होता है कि वो प्राइस जिसमें एक्चुअली में इन्वेस्टर्स को शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, जब भी बिड क्लोजिंग डेट हो जाती है उसके बाद एक्चुअल प्राइस जो है कंपनी मर्चेंट बैंक के साथ बैठती है, डिसाइड करती है कि कौन सा प्राइस पे शेयर्स एक्चुअली में इशू किए जाएंगे पब्लिक को। तो देखिए, जैसे ये प्राइस बैंड था, मैं फिर से बता रही हूँ, और बिडिंग क्या आई है, बोली क्या लगाई है, 100, 110, 120 एक्सेट्रा। अच्छा, 130 तो नहीं होगा क्योंकि वो तो मैक्सिमम प्राइस है, ये 130 नहीं होगा। तो ये आपकी अगर बोली ये लगी है 105, 106, तो अब देखा जाता है कि किस प्राइस में सबसे ज्यादा डिमांड है। राइट, सपोज 106 पे सबसे ज्यादा बिडिंग आई है, सबसे ज्यादा डिमांड है, तो इस प्राइस को फिक्स किया जाता है और इस पे इन्वेस्टर्स को शेयर्स ऑफर किए जाते हैं। इसी को कट ऑफ प्राइस बोला जाता है। नाउ व्हाट इज द फ्लोर प्राइस इन केस ऑफ बुक बिल्डिंग? सो मैंने आपको बताया ये मिनिमम प्राइस है जहाँ पे इन्वेस्टर्स जो हैं दे कैन बिड। व्हाट इज अ प्राइस बैंड? तो प्राइस बैंड क्या है? प्राइस बैंड, जैसे ये मैंने आपको बताया था, प्राइस बैंड क्या है, जिसमें मिनिमम प्राइस मेंशन होता है और मैक्सिमम प्राइस मेंशन होता है। और मिनिमम को हम क्या बोलते हैं? फ्लोर प्राइस, और मैक्सिमम को बोलते हैं कैप प्राइस। फिर आपको ये याद रखना है कि मिनिमम और फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस, इस शेल नॉट बी, जो गैप है इनका, इट शेल नॉट बी मोर देन 20%। तो मैक्सिमम जो गैप है इसमें वो 20% ही होगा। राइट, नाउ हु डिसाइड द प्राइस बैंड? सो रेगुलेटरी मैकेनिज्म का, सेबी का कोई रोल नहीं होता है। तो कंपनी जो है, ठीक है, मर्चेंट बैंकर्स के साथ डिसाइड करती है प्राइस बैंड। मिनिमम नंबर ऑफ डेज फॉर विच अ बिड शुड रिमेन ओपन। अभी आपको बताया था बुक बिल्डिंग में जो इन्वेस्टर्स हैं वो बोली लगाते हैं, बिडिंग करते हैं, तो कितना पीरियड के लिए बिडिंग होती है? मिनिमम ऑफ 3 days। कैन ओपन आउटक्राई सिस्टम बी यूज्ड फॉर बुक बिल्डिंग? आउटक्राई सिस्टम पहले क्या होता था, जब बुक बिल्डिंग नहीं होता था बहुत साल पहले, जब भी शेयर्स खरीदे बेचे जाते थे तो
एक ट्रेडिशनल सेटअप में एक प्लेस में बायर सेलर्स इकट्ठे होते थे और बोली लगा करती थी, जोर जोर से चिल्लाते थे लोग कि इतने में हम खरीदेंगे। लेकिन आज सेबी ने सारी जो पेमेंट्स हैं, बुक बिल्डिंग प्रोसेस है, उसको इलेक्ट्रॉनिकली लिंक कर दिया। तो ओपन क्राई सिस्टम इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, जितनी भी बिडिंग होती है वो ऑनलाइन होती है एंड ये फैसिलिटी जो है एक्सचेंज प्रोवाइड करता है। तो ओपन क्राई सिस्टम इज नॉट पॉसिबल। कैन द इंडिविजुअल इन्वेस्टर यूज द बुक बिल्डिंग फैसिलिटी? यस, दे कैन। Okay, how does one know if the shares are allotted in an IPO? What is the time frame for getting refund if shares are not allotted? तो क्वेश्चन क्या है कि कैसे पता लगेगा कि शेयर्स अलॉट हो गए हैं, और अगर शेयर्स अलॉट नहीं हुए तो कितने टाइम में रिफंड मिल जाएगा पब्लिक को। सो सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली जो बेसिस है अलॉटमेंट का, वो जैसे देखिए मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ कि इशू क्लोज डेट, अब बिडिंग की जो डेट है, ठीक है, वो क्लोज हो गई। अब कंपनी क्या करती है, मर्चेंट बैंकर्स के साथ डिसाइड करती है, और आफ्टर द क्लोज डेट, इशू क्लोज डेट, विद इन 4 days एक बेसिस ऑफ अलॉटमेंट तैयार कर लिया जाता है कि इन लोगों को शेयर्स है वो अलॉट होंगे। आई एम रिपीटिंग, इशू क्लोज डेट के बाद विद इन 4 days बेसिस ऑफ अलॉटमेंट बन जाता है, जिसमें ये कंपनी डिसाइड कर लेती है कि किसको जो है शेयर्स एक्चुअली में अलॉट होंगे। तो जैसे ही बेसिस ऑफ अलॉटमेंट कंप्लीट हो जाती है, विद इन अ वर्किंग डे, ये जिन जिन इन्वेस्टर्स को शेयर्स अलॉट हुए उनके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में जो है शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे, राइट। और जिनको शेयर्स अलॉट नहीं हुए हैं उनको जो है रिफंड जो है वो मिल जाएगा। सो इन्वेस्टर्स को विद इन 5 वर्किंग डेज फ्रॉम द क्लोज डेट पता लग जाता है कि उनको शेयर्स अलॉट हुए हैं या नहीं हुए। नेक्स्ट इज व्हाट इज ASBA, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। देखिए पहले क्या होता था कि जैसे मैं आपको पहले का थोड़ा प्रोसेस पास्ट का बताती हूँ। ये कंपनी है, ये इन्वेस्टर्स है। अब कंपनी ने अपने शेयर्स लोगों को इशू किए हैं, अभी अलॉट नहीं किए हैं, इशू किए। तो कंपनी ने पब्लिक को शेयर्स इशू किए हैं। इन्वेस्टर्स क्या करता था, अप्लाई करता था शेयर्स के लिए, और अप्लाई की, सपोज अगर उसने अप्लाई किया है तो उसके अकाउंट से 20,000 रुपए के अगर अप्लाई किया है तो 20,000 उसके इन्वेस्टर के अकाउंट से डेबिट हो जाते थे। डेबिट मतलब माइनस, उसके अकाउंट से माइनस हो जाते थे, और कंपनी के अकाउंट में 20,000 क्रेडिट हो जाते थे। अगर बाद में ये पता लगता है कि जिस इन्वेस्टर ने अप्लाई किया उसको शेयर्स अलॉट नहीं हुए, उसको नहीं मिले, तो कंपनी वो पैसा रिफंड करती थी थ्रू पोस्ट। लेकिन कई बार उसमें क्या प्रॉब्लम होती थी, इन्वेस्टर बोलता था मेरे को तो पैसे वापस मिले ही नहीं, रिफंड ही नहीं हुए। तो इस कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करने के लिए जो मेथड है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। ये क्या प्रोसेस है ये मैं आपको बता देती हूँ। सो हियर व्हाट हैपेंस इज, कंपनी जो है वो अपने शेयर्स इशू करती है, राइट, पब्लिक को, इन्वेस्टर्स को। लेकिन कोई भी इन्वेस्टर है, सपोज उसने कंपनी के शेयर्स अप्लाई किए, तो अब ये इन्वेस्टर अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे देता है कि 20,000 के जो शेयर्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इस अमाउंट को आप ब्लॉक कर दो। ब्लॉक कर दो मतलब ये अमाउंट यूज नहीं कर कोई भी नहीं यूज कर पाएगा 20,000 रुपीज, बट ये अमाउंट इन्वेस्टर के अकाउंट से माइनस नहीं होंगे, डेबिट नहीं होंगे। तो अगर कंपनी बाद में ये शेयर्स अलॉट कर देती है इन्वेस्टर को, इन्वेस्टर ए है सपोज, तब ये इन्वेस्टर के अकाउंट से अमाउंट माइनस होगा और कंपनी के अकाउंट में ये अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन व्हाट हैपेंस अगर कंपनी ये शेयर्स अलॉट नहीं कर रही है इन्वेस्टर को, तब ये जो ब्लॉक अमाउंट है ये अनब्लॉक हो जाएगा, ये अमाउंट अनब्लॉक हो जाता है फिर। तो इसमें क्या फायदा है, जो प्रॉब्लम आ रही थी कि अगर शेयर्स अलॉट नहीं हुए और कंपनी रिफंड कर रही है और वो अमाउंट इन्वेस्टर के पास नहीं आता था, ये प्रॉब्लम हो रही थी पहले। रिफंड कंपनी ने तो कर दिया, इन्वेस्टर बोलता था मेरे पास तो रिफंड आया नहीं।
लेकिन इसमें वो रिफंड वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर शेयर्स अलॉट नहीं कर रही है कंपनी पब्लिक को, तो वो जो ब्लॉक अमाउंट था, इंस्ट्रक्शंस दी गई थी बैंक को कि ये अमाउंट ब्लॉक कर दो अगर शेयर्स अलॉट नहीं होते, तो वो पैसा इन्वेस्टर के अकाउंट में ही है, बस वो पहले फ्रीज था, अब अनफ्रीज हो जाता है। सो दैट इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। तो एक बार इसको रीड भी कर लेते हैं। इट इज एन एप्लीकेशन containing an authorization to block the application money in the bank account for subscribing to an issue। ठीक है, तो अगर इन्वेस्टर जो है अप्लाई कर रहा है ASB से, तो एप्लीकेशन मनी डेबिट होगी इसके बैंक अकाउंट में अगर शेयर्स एक्चुअली इस इन्वेस्टर को अलॉट हो जाएंगे। तो ये बहुत बेटर वे है टू अवॉइड द क्योर्स विच वाज देयर अर्ली। लेकिन एक चीज है कि ये जो बैंक्स हैं, ठीक है, it should act as a self-certified syndicated banks। Now, how long it take to get the share listed after issue? 6 working days after the closure of the book built issue। अब what is the role of the registrar to the issue? Registrar क्या करता है, जितने भी eligible allottees हैं, ठीक है, उनकी लिस्ट फाइनलाइज करता है, जितने भी इनवैलिड एप्लीकेशंस हैं उसको डिलीट करता है, और इंश्योर करता है कि जिन जिन लोगों को शेयर्स अलॉट हुए हैं उनके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाए, जिनको नहीं हुए हैं उनको रिफंड प्रोसेस हो जाए। सो दिस इज द मेन रोल ऑफ रजिस्ट्रार। डज NSE प्रोवाइड एनी फैसिलिटी फॉर IPO? यस, NSE जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, राइट, ये NSE ने क्या फैसिलिटेट किया है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग फैसिलिटेट की है, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग से NSE क्या करता है? ऑपरेट करता है फुली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड बिडिंग सिस्टम। जो भी बिडिंग सिस्टम होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली होता है, आउटक्रे सिस्टम पॉसिबल नहीं है। तो लोग जो है जितने भी बिडिंग करते हैं वो ऑनलाइन बिडिंग करते हैं, ठीक है, और इसी सिस्टम को बोलते हैं नीट IPO, राइट। सो अगर आपको पेपर में फुल फॉर्म आ जाती है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीट IPO, तो यू शुड नो द फुल फॉर्म। इट इज नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। नेशनल एक्सचेंज फॉर, पेपर में आ सकती है आपके, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, ये नीट की फुल फॉर्म है, राइट। सो नीट बहुत, अगर आप बुक बिल्डिंग कंपनी कर रही है थ्रू NSE सिस्टम तो बहुत एडवांटेजेस हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली बिडिंग होती है तो नेशन वाइड एनीबडी कैन बिड, ठीक है, फेयर ट्रांसपेरेंट मेथड है, कॉस्ट भी इसमें कम है, देन सिस्टम जो है इट रिड्यूसेस टाइम टेकन, टाइम भी कम लगता है इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में, और IPO मार्केट टाइमिंग जो है 10 से 5 है, राइट। सो ये इसके एडवांटेजेस भी यू कैन एक्सपेक्ट इन द पेपर। What is prospectus? ये next section I will be covering in the next video. Till then, stay tuned to my channel. Thank you for watching the video.